जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो हमें क्या लिखना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है ये होती है 99,999। ये जो है ये बड़ी संख्या है 5 अंकों की। और ये क्या है? ये बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी संख्या होती है। और छोटी संख्या जो होती है 10,000 होती है। 10,000 ये क्या है? ये जो है ये छोटी संख्या है 5 अंकों की, छोटी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 99,999। और जो 5 अंकों की छोटी संख्या होती है 10,000। अगर यहीं पे पूछा जाता 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तब हम केवल 4 बार 9 को लिख देते, मतलब बड़ी संख्या 4 अंकों की हो जाती 9,999। और छोटी संख्या में क्या हो जाता? छोटी संख्या में एक जीरो कम कर देते तो ये 4 अंक में हो जाता, मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या 1,000 हो जाती। अगर 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए तो हमें 6 बार 9 लिख देना है, मतलब 9,99,999। 6 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछा गया था यहाँ पे, तो 5 अंक है नहीं इसमें, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 अंकों की बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, यदि भाजक 483 और भागफल 403 और शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है हमें? भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? भाजक और भागफल का गुणा कराते हैं और उसमें शेषफल क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। शेषफल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब देखिए भाजक हमारा कितना है? 483 और भागफल कितना है? 403 और शेषफल कितना है? 50। तो इस तरीके से हम भाज्य को ज्ञात कर सकते हैं। भाज्य बराबर किसके होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि भाजक और भागफल का हम गुणा कराते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? भाज्य। तो 483 और 403 का हम क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे, तब ये आ जाएगा कितना? जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 483 और 403 का, तब यहाँ पे आ जाएगा 19, 46, 49। मतलब इन दोनों का गुणा कराने पर कितना आ जाएगा? 19, 46, 49। मतलब ये हो जाएगा कितना? यहाँ पे 1,94,649 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है? 50 को ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है। और जब जोड़ देंगे इसमें 50, तब ये हो जाएगा 19, 46, 99। और यही हो जाएगा हमारा भाज्य। तो ये हो जाएगा आंसर। तो भाज्य इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन था सेम उसी तरह का है, बस यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे भाजक और भागफल नहीं दिया गया है, केवल दिया गया है लास्ट में शेषफल। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसमें कहा गया, अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेष का 5 गुना है, मतलब भागफल जो है शेषफल का 5 गुना है, तथा भाजक भागफल का 20 गुना है।
और अंत में कहा गया है यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। जब तक हमें भाजक और भागफल नहीं ज्ञात होगा हम भाज्य को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। शेषफल तो दिया गया है, अभी दूसरे क्वेश्चन में हल किया गया है, भाज्य ही ज्ञात किया गया है और भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब देखिए, तो हमें केवल इसमें शेषफल ही पता है, तो हमें करना क्या करना होगा हमें, यहाँ पे देखिए शेषफल दिया है। अब यहाँ से देखिए, जो भाजक है भाजक भागफल का 20 गुना है, लेकिन इधर देखिए भागफल जो है शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए भागफल क्या है शेषफल का, और शेषफल दिया गया है 76, शेषफल का 5 गुना, इसको गुणा करा लेंगे और जब गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 380। देखिए भागफल कैसे ज्ञात हो गया, भागफल शेष का 5 गुना है, तो शेष तो दिया ही गया था ना, और इसका कितना 5 गुना, कौन भागफल, तो यहाँ पे कितना आ गया 380। अब हम भाजक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए भाजक जो है ये भागफल का 20 गुना है, मतलब भाजक जो है भागफल कितना है 80, 380 और इसका 20 गुना है। जब इसका 20 गुना किया गया मतलब गुणा किया गया तो ये कितना आ गया, ये 7600 आ जाएगा, 7600। अब हम आराम से यहाँ पे भाज्य को ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, भाज्य। सूत्र क्या बताया गया था पिछले क्वेश्चन में, सूत्र को नहीं लिखेंगे, यहाँ बताया गया था भाजक मतलब भाजक हो गया ये हमारा, और गुणे भागफल कितना 380, और अंत में कहा गया था प्लस कर देना है, जोड़ देना है शेषफल को, और शेषफल हमारा कितना है 76। अब हम 7600 और 380 का क्या कराएंगे, गुणा, और जब इसका गुणा कराएंगे तो ये जो आएगा 28, 88 और इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28, 88 और 3 बार यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब ये अगर पढ़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 28,88,000 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, शेषफल को ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, तब ये आ जाएगा 28,88,076। जब जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा, तो ये तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। छोटी संख्या 105/52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब दो संख्याएं थी और दो संख्याओं को जब घटाया गया तो कितना आया, 8/13। उसमें से एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या को तो दे दिया गया है कितना, 105/52। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वही हमारी बड़ी संख्या भी होगी। तो दूसरी संख्या को अगर हम मान लेते हैं क्या, x। देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, माना दूसरी संख्या जो है इसको मान लिया गया x। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो ये एक हिसाब से ये बड़ी संख्या ही तो होगी, दूसरी संख्या ही बड़ी संख्या, क्योंकि छोटी संख्या दे दी गई है। तो जब अंतर आया था 8/13 घटाया गया था तभी तो आया था। इसका मतलब जो बड़ी संख्या ये वाली x है इसमें से घटाया गया छोटी संख्या को, तभी तो 8/13 आया था। 105/52 को घटाया गया क्योंकि ये छोटी संख्या थी, तब हमारा आंसर कितना आया था, 8/13। इसका मतलब दूसरी संख्या जो x माना गया है इसी को हमें ज्ञात करना है, मतलब x का मान। देखिए
पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे 8 बटे कितना है 13, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा 105 बटे 52। इसको हल करेंगे, 13 और 52 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 52 ही आएगा। 13 चौके 52 तो 8 चौके क्या हो जाएगा 32, और ये प्लस में 100 क्या रहेगा 5 ही रहेगा। कितना 105 ही आएगा, क्योंकि 52 एक कम 52, तो ये हो जाएगा कितना, जब इसको जोड़ा गया तो 137 बटे कितना 52 आ जाएगा। मतलब दूसरी संख्या हमें ज्ञात हो गई है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 137 बटे 52। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करते हैं। इसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतया भाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या हमें बताना है जो 20 से भी विभाज्य हो, 25 से और 30 और 40 से भी क्या हो भाज्य हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम जो होता है, एलसीएम की जो परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाज्य हो, वह उन संख्याओं का एलसीएम यानी लासा कहलाती है। तो सेम उसी तरह यहाँ भी पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतया क्या हो भाज्य हो। तो जहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की बात होगी वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा वहाँ पे हमें एचसीएफ यानी मासा निकालना है। तो क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, एक छोटी से छोटी संख्या पूछ ली जाती है और एक बड़ी से बड़ी संख्या। छोटी से छोटी संख्या में हमें एलसीएम निकालना होता है और बड़ी से बड़ी संख्या में हमें एचसीएफ यानी मासा निकालना होता है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 20, 25, 30 और 40। तो यहाँ पे किसी भी विधि से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि, क्योंकि हमें केवल आंसर लाना है। तो देखिए 2 से कैंसिल करेंगे 10 आएगा, 25 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 20। अभी 2 से और भी कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 25 कैंसिल नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, ये कैंसिल होगा। अब देखिए अब हम सबको उतारते रहेंगे ऐसे, और 15 भी कैंसिल नहीं होगा, 2 पंचे 10। अब हम 3 से कैंसिल करेंगे क्योंकि 15 इसमें कैंसिल हो रहा है, 5 होगा नहीं, 25 ये हो गया, 3 पचे 15 और ये। अब हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एक कम और 5 25, ये आ गया यहाँ पे। इस तरीके से 5 एक को लिख लो ऐसे। तो जो हमारा एलसीएम आया, मतलब इसका हम एलसीएम में क्या करते हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कराते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 5, इसका गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और 24 पंचे होता है 120 और 120 पंचे क्या होगा 600। 600 आ गया ये। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या 600 है। यही हमें हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से हम लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल करते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है राम ने बाजार से 5 दर्जन केले खरीदा, यदि 20% खराब निकल गए तो शेष अच्छे बचे केलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि राम बाजार से 5 दर्जन केले खरीदता है जिसमें से 20% खराब निकल जाते हैं। तो जो शेष केले बचे उन केलों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केलों की संख्या निकालेंगे। ये तो दर्जन में दिया गया है, 5 दर्जन। 5 दर्जन बराबर किसके होगा, 5 दर्जन बराबर 5 गुणे
12, एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो 12 पंचे 60। टोटल कितने केले थे? केलों की संख्या जो है कितनी है? 60। ये केलों की संख्या हो गई। 5 दर्जन में कितने केले थे? 60, जिसमें से 20% खराब हो गए। तो खराब केलों की संख्या निकाल लो। क्या करना है? खराब केलों की संख्या। खराब केलों की संख्या कैसे निकालेंगे? जो 60 केले थे इसका 20% निकाल लेंगे, 20/100। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो। तो 6 दूनी 12। तो खराब केले कितने निकले? 12। खराब केलों की संख्या कितनी है? तो अच्छे केलों की संख्या तो हमें निकालना है। तो अच्छे केलों की संख्या क्या हो जाएगी? अच्छे केलों की संख्या, अच्छे केलों की संख्या हो जाएगी 60 में से 12 को माइनस कर देंगे तो अच्छे केलों की संख्या कितनी है? 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल करते हैं। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम तुरंत मान लेंगे, माना दो संख्या x व y है। फिर ये देखिए प्रश्नानुसार संख्याओं का योगफल मतलब x और y को जब जोड़ा गया तो आया 11 और गुणनफल जो है 18 है। x इंटू वाई का मान कितना है? 18। फिर आगे कहा गया इन संख्याओं के व्युत्क्रम। तो संख्या का जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये होगा 1/। संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं संख्या का व्युत्क्रम का योग। इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं। तो योग मतलब उल्टा कर देना है इन संख्याओं को, इसको नहीं करना है। x और y का उल्टा हो जाएगा 1/x और प्लस योग तो कह रहा है व्युत्क्रमों का योग मतलब उसको पलट के उसका उल्टा करके वो जोड़ना है। तो 1/x और 1/y हमें यही मान ही निकालना है, 1/x प्लस 1/y का मान। अब देखिए उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम x इंटू वाई आ जाएगा और ये आएगा इस तरीके से। यहाँ पे आएगा y प्लस x आएगा, लेकिन इसको हम सीधा लिखते हैं x प्लस वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई का मान तो दिया गया है कितना? 11 और x इंटू वाई का भी मान दिया है। नीचे क्या है? x इंटू वाई, x इंटू वाई का मान 18 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे x और y का मान नहीं निकालना था, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना था, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी हल करते हैं। इसमें दिया गया है 56,431 में 6 तथा 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? मतलब 6 और 4 का स्थानीय मान निकालना है और फिर उसका अंतर का मतलब घटाना है। तो देखिए 56,400 क्या है? 31। तो 4 का जो स्थानीय मान होगा 4 गुणे क्या होगा? 4 किस स्थान पे है? सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा करा देना है। इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये आ गया कितना? 400। 6 का भी हम निकाल लेंगे तो 6 गुणे क्या हो जाएगा? 1000, मतलब ये 6000 आ जाएगा। 6000 पे तो है। उसके बाद हमें क्या करना था? अंतर निकालना है। अंतर स्थानीय मानों का अंतर ही तो निकालना है। मतलब 6000 में से माइनस करना है 400। ये जो 6 और 4 का स्थानीय मान है इनका अंतर निकालना है, मतलब 6000 में से 400 को घटा देना है। तो 6000 में से 400 को जब घटाया गया तो कितना आ जाएगा? 5600 और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, अंतर के स्थान पे योगफल होता, तब हम यहाँ पे क्या करते, जोड़ देते। क्या करते, यहाँ पे जोड़ देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी हल करते हैं। इसमें कहा गया है प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हम 100 से गुणा करा देते हैं, बस प्रतिशत में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3/8 को किस में बदलना है, प्रतिशत में। चलिए क्वेश्चन इसी में हल कर देते हैं। 100 से गुणा करा देना है। वैसे गुणा किससे कराया जाता है, 100/100 से। लेकिन जो 100/100 से कराया जाता है इस तरीके से 100/100 से, तो ये वाला जो 100 होता है इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, जैसे है वैसे रहता है। और इसको कैंसिल कर लेते हैं या इसको अलग कर लेते हैं। एक इस प्रतिशत वाले वीडियो में बताया भी गया था कि ये गुणे केवल 100 क्यों लिख देते हैं। तो 100/100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये बहुत ही आसान है। केवल 100 से गुणा करा दो और जो भी मान आए उसमें प्रतिशत लगा दो। क्या करना है, अगर किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम 100 से गुणा कराएंगे और 100 से गुणा कराने के बाद प्रतिशत लगा देना है। तो देखिए इस अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 2 मतलब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से इसको कैंसिल किया गया 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75 और बटे में 2। तो 75 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं और 75 को मतलब ये प्रतिशत में आ गया। अगर इसको कैंसिल करना चाहें 75 को तो 2 तिहाई 6 दशमलव में आएगा और यहाँ पे बचेगा 1, ये 2 सते 15, मतलब ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 37.5%। अब देखिए यहाँ इसको भी प्रतिशत में बदलना है। किसे, 0.12 को कैसे बदलेंगे, तो इसमें भी हम 100 से गुणा करा लेंगे। क्या करेंगे, 100 से अगर हम गुणा करा दें 0.12 में, क्या करना है, 100 से गुणा कराना है तो कैसे होगा। अब देखिए इसको हम अगर गुणा कराएंगे, प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा 100 से ही तो कराएंगे। और जब गुणा कराएंगे यहाँ पे तो जो इसका दशमलव है ये दशमलव हट जाएगा, मतलब आ जाएगा आंसर 12%। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, आंसर आ गया है 12%। अब देखिए जो 0.12 था इसे हम लिख सकते थे 12/100 दशमलव हटा के, और 100 से ही तो गुणा कराते, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता और 12 और हमें लगा देना है प्रतिशत। कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा करा देना है, जो भी मान आएगा हमें प्रतिशत लगा देना है। अब चलिए देखिए भिन्न में चेंज करना है, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है। तो 45% का मतलब ये हुआ कि 45/100 हो जाएगा, भिन्न में चेंज हो गया है। लेकिन अगर संख्याएं कैंसिल हो रही हैं, सरलतम रूप में हम इसको लिख सकते हैं, अगर संख्या कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करेंगे। देखिए 5 9 45 और 5 से कैंसिल किया गया तो ये 9 बटे क्या आ गया 20, भिन्न में चेंज हो गया। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17.5 को हम लिख सकते हैं 175, मतलब चलिए इसको दोनों तरीके से हल करते हैं। 17.5 गुणे में 100, क्या लिख सकते हैं 17.5 और गुणे में 100, लेकिन यहाँ पे हमें चेंज करना है भिन्न में, तो भिन्न में तो ये चेंज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरह, इसका दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा 175 और बटे 10, दशमलव एक अंक पे लगा था और लगा हुआ है क्या, प्रतिशत। अब देखिए
इसको इस तरीके से भी अभी हल किया जाएगा। तो इस तरीके से पहले हल कर लेते हैं। तो हमें लिखना कैसे है, 175/10 और गुणे में 100 कैसे आया, देखिए ये इस तरीके से आया है। 175 बटे क्या लिखना था हमें 10 और लगा था प्रतिशत, तो इसका बटे 100 करना था। तो ये पलट के ये जाएगा और गुणा हो जाएगा 10 के साथ में। 25 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 25 सत्ते होता है 175 और 25 चौका क्या होता है 100। 4 और 10 का गुणा करा लेंगे, 7 बटे क्या आ गया 40। अब देखिए इस तरह भी आ जाएगा ये 17 दशमलव क्या है 5% है, इसका मतलब बटे 100 कर देना है। तो जो अगर ये आसान लगे तो इस तरीके से, नहीं तो प्रतिशत को हम बटे 100 कर लेंगे। अब देखिए इसका पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये वही तो आया जो यहाँ पे हल किया गया था। 175 25 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 चौका 100 और एक जीरो, 25 सत्ते मतलब दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है, चाहे जिस तरीके से हल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। इसमें कहा गया है 70 और 80 के बीच अभाज्य संख्या लिखिए। तो 70 और 80 के बीच जो अभाज्य संख्या है 71 है, 73 है और 79 है। ये तीन संख्याएं जो हैं ये 70 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से या किसी और संख्या से विभाज्य ना हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो पहले सबसे पहला काम, अगर पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या, दो टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, एक गुणनखंडों का योगफल और एक गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए सबसे पहला काम दोनों क्वेश्चन में, 13 में भी और 12 दोनों क्वेश्चन में जो पहला काम है इसका गुणनखंड करना है 42 का। 2 से कैंसिल किया गया 21 आया, 3 से कैंसिल किया गया कितना आ गया 7, और फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 42 का 2 गुणे 3 और गुणे 7। अब देखिए हमें निकालना क्या था, गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना था, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें जिस संख्या का हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर देखा जाए तो ये गुणनखंड 3 ही तो हैं, 2 3 7, लेकिन 3 नहीं होंगे। जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कुछ ज़्यादा ही होगी, इसमें 3 नहीं आएंगे। अब देखिए निकालते कैसे हैं इसको, जैसे 2 की घात 2 एक ही बार है, मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 1 है और 3 एक बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 1 माना जाएगा, 7 की पावर 1 भी। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, जो जैसे 2 की घात क्या है 1, 1 में 1 जोड़ दो, 3 की घात भी 1 है, यहाँ बीच में गुणा लगाना है, 3 की घात भी 1 है पावर, 1 में यहाँ भी 1 जोड़ दो, 7 की घात 1 है, इसमें भी गुणा करके 1 में 1 जोड़ दो। अब देखिए यहाँ आया 2, बीच में गुणा है, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। जब इनका गुणा कराया गया तो 8 आ गया, मतलब गुणनखंडों की जो संख्या है कितनी है 8। अगर मान लो कि 2 यहाँ पे आंसर इसका आ गया है, अगर मान लो कोई दूसरी संख्या होती और इस तरह आ जाता, आंसर ये आ गया है यहाँ पे, तो मान लो कोई दूसरी संख्या होती जिसका हम गुणनखंड करते तो उसमें 2 गुणे 2 आ जाता, या 3 गुणे 3 और गुणे 3 इस तरह आ जाता।
तो इसको हम ऐसे लिखते, 2 की घात मतलब 2 गुणे 2 है तो 2 की घात क्या लिखते 2, और 3 की घात क्या लिखते 3। अब देखिए करना क्या होता है, जो ये घात मतलब इस गुणनखंड की जो पावर है इसमें एक जोड़ देते, तो इसको ऐसे लिखते, इसको इस तरीके से लिखते। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की घात यहाँ 2 आया था तो 2 + 1 करते, और गुणे 3 की घात 3 है तो 3 में 1 जोड़ते, इस तरह। तो ऐसे हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी हल करते हैं। इसमें कहा गया है 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहला काम कि हमें 100 का क्या करना, क्या बताया गया था, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से कैंसिल किया गया 50, और फिर 2 से कैंसिल किया गया 25, और फिर 5 से किया गया तो 5 आएगा, और 5 एकम 5। तो 100 का जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, या हम लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। हमें निकालना है गुणनखंडों का योगफल, योग लिखते हैं यहाँ योग। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, तो जो सूत्र यहाँ पे होता है, क्या सूत्र को नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो सूत्र यानी फार्मूला होता है योग गुणनखंडों का योगफल निकालने का, ये जो होता है a की पावर p + 1 - 1 और बटे a - 1, और गुणे में फिर लिखते हैं b की पावर q + 1 और -1 और बटे b - 1। इस सूत्र से हम हल करते हैं। इस किस सूत्र से हल करते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर से देखिए, जब यहाँ पे 100 का गुणनखंड किया गया था तो ये इस तरीके से आ गया था, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड आ गया था इतना, तो इसको इस तरीके से लिखा गया था। और जो गुणनखंडों का योगफल निकालने का सूत्र यानी फार्मूला बताया गया है यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो है इस सूत्र पे हम रखते कैसे हैं, ये जो है ये जो आधार है ये हमारा 2 है, a का मान 2 है, और उसके बाद ये वाला दूसरा वाला जो गुणनखंड है ये हमारा b हो गया 5, और p का मान क्या होगा, इसका जो पावर है 2, अगर 3 होता तो 3 लिखते, ये 2 हो गया, और यहाँ q का भी मान 2 है, इस पे भी घात 2 है। तो देखिए a की पावर p + 1, तो a का मतलब 2, 2 की पावर क्या लिखना है हमें p + 1, p का मान क्या है इसका, इसके घात में क्या करना है, इसके घात में 1 जोड़ देना है, तो 3 हो गया -1, यहाँ 2 - 1 कर देना है गुणे, ऐसे यहाँ भी 5 की पावर 3 ही आएगा, उसी तरीके से -1 और बटे 5 - 1। चलिए यहाँ पे आएगा, चलिए इसको थोड़ा सा डायरेक्ट ही शॉर्ट में करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे 8 आएगा, 8 में से 1 घटा देंगे 7 आएगा, कितना 7, और 2 में से 1 घट गया 7/1। ऐसे यहाँ 125 आएगा, और 125 में से 1 माइनस करेंगे तो 124 होगा, 124, और यहाँ बचेगा बटे 4। 4 से इसको कैंसिल किया गया, 4 × 3 = 12, 4 एकम 4। अब 3 और 31 और 7 का गुणा कराएंगे, 7 एकम 7, 7 × 21, कितना आ जाएगा यहाँ पे 217। 217। अब चलिए इसको एक बार थोड़ा सा आसान भाषा में देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अगर ये फार्मूला समझ में ना आया हो, अगर ये फार्मूला समझ में ना आया हो तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले अगर किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है तो हम उस संख्या का गुणनखंड करेंगे अभाज्य, तो इस तरीके से आएगा। अगर मान लो कोई तीसरी संख्या आ जाती इसमें तो उसी तरीके से यहाँ भी लिख लेते,
तो दो ही अंक यहाँ पे थे, तो इस तरीके से लिखा गया 2 बार। अगर कोई तीसरी संख्या मतलब तीसरा गुणनखंड आ जाता है तो उसको 1 बार और लिख लेते। तो ये हुआ गुणनखंड करने के बाद जो यहाँ पे पावर आया है 2 की पावर 2, इसमें 1 जोड़ देना है। तो पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, देखिए यहाँ पे, और माइनस कर देना है 1, और फिर ये जो हमारा 2 था आधार, इसमें से नीचे भी 1 माइनस करना है। गुणे 5 की पावर 2, तो हमें 5 की पावर 3 लिखना है, -1 और बटे 5 -1। यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 8 आया था, 8 में से 1 को घटाया गया 7 आया, 2 में से 1 को घटाया गया 1 आया, और यहाँ पे 125 में से 1 घटाया गया 124, और यहाँ 4 से 124 को कैंसिल किया गया तो 31, और 31 और 7 का गुणा हुआ तो 217। इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। यहाँ पे कहा गया है 10,000 10 इकाई मतलब 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई का मान क्या होगा। तो 10 ये है, 10,000 मतलब 1000 से इसमें गुणा करा दो, प्लस 10 इकाई, तो 10 लिखना है और इकाई का मतलब 1 से गुणा करा दो, 10 दहाई 10 और 10 कह रहा है, और दहाई मतलब 10 में दहाई का मतलब 10 से गुणा करा दो। बस इसको हल कर लेना है इस तरीके से। 10 देखिए 1000 मतलब 10 में 1000 से गुणा करा दो, और 10 इकाई मतलब 10 में इकाई 1 से गुणा करा दो, और 10 फिर उसी तरीके से 10 दहाई मतलब 10 में 10 से गुणा करा दो। अब ये हमारा हो जाएगा 10,000, और ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100, 1000 नहीं 100, ये 100 ही होगा। अब इनको जोड़ लेना है, ये 100 है, 1000 नहीं है 100 है। जब इसको जोड़ा गया तब इसका मान क्या आएगा वही पूछा गया है। तो ये आ जाएगा 10,110, 10,110, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी हल करते हैं। जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है जब उसमें से 48 घटाया जाता है। मतलब एक संख्या कम होकर 1/3 कब होगी, जब उसमें से 48 घटाएंगे। उस संख्या का 2/3 क्या होगा। जब तक हमें संख्या ही नहीं पता होगा तो हम उसका 2/3 कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे माना संख्या जो है संख्या x है। अब चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, संख्या कम होकर 1/3 कब होती है, जब संख्या में से 48 घटाया गया तब संख्या क्या हो जाती है 1/3। मतलब वो संख्या अपने आप का 1/3 मतलब x बटे क्या हो जाएगा 3। मतलब इसको ऐसे लिखते x गुणे 1/3, तो वही x बटे 3 आएगा यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 48 को पक्षांतर चाहे कर लें, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसको पूरे का बटे 1 कर लो चाहे, या इसका वैसे ही गुणा करा लो, 3 का गुणा x में करा लो। इस तरीके से आसान हो जाएगा 3x, और 48 में कराएंगे तो 144 और बराबर में x। 3 का गुणा x और 48 में कराया गया तो 3x और 144 आएगा, बराबर यहाँ अकेला बचा x। इस x को पक्षांतर कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस x, और 144 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में 144 हो जाएगा। 3x में से 1x घटा दिया गया 2x आया, बराबर में 144। तो x बराबर क्या होगा 144 बटे में 2, या यहीं से इसको कैंसिल कर सकते थे। 2 सते 14, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 72। अब ये तो संख्या हम निकाले हैं, यहाँ पे क्या निकाला गया संख्या, लेकिन हमें निकालना था संख्या का 2/3। क्या निकालना था, संख्या का 2/3, 2/3, संख्या का 2/3। तो संख्या आई है 72, और 72 का 2/3 हमें निकालना है। मतलब 72 का मतलब गुणा, और 2/3 को कैसे लिखते हैं,
1/3 का मतलब 1/3 और 2/3 का मतलब 2/3। तो गुणा हमें किससे कराना है? 2/3, यही है 2/3। संख्या 72 है, संख्या का 2/3 यही तो ज्ञात करना है। 3 से 72 को कैंसिल करेंगे, 24 आ जाएगा। तो हमारा बचा 24 और गुणे 2 मतलब आ जाएगा 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो और भी क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।